नमस्कार। ये ऑल इंडिया रेडियो के विदेश प्रसारण प्रभाग की हिंदी सेवा है। इंग्लैंड, पश्चिम यूरोप, दक्षिण पूर्व एशिया, पूर्वी अफ्रीका, मॉरिशस, पश्चिम एशियाई देशों और खाड़ी देशों के लिए लक्षित हिंदी सेवा के इस सोशल मीडिया कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। पेश है ESD न्यूज मैगजीन। ये ऑल इंडिया रेडियो की हिंदी सेवा है। अब आप हर्षवर्धन से समाचार सुनिए। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल के पुलवामा हमले पर विपक्षी दलों के रवैये की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि वे इस हमले में शहीदों के लिए राष्ट्र के दुख में शामिल नहीं हुए थे। प्रधानमंत्री ने लौह पुरुष की 145वीं जयंती पर सरदार वल्लभ भाई पटेल को श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री ने प्रोबेशनर सिविल सेवा अधिकारियों को लोगों से जुड़ने और जिम्मेदार बनने को कहा। बिहार में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण का प्रचार तेज। कोविड से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 91.34% पर पहुंची। और IPL क्रिकेट में आज दिल्ली कैपिटल्स का सामना मुंबई इंडियंस से और सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर से होगा। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल के पुलवामा हमले पर विपक्षी दलों के रवैये की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि जब हमले में अर्धसैनिक बलों के 40 से अधिक कर्मी शहीद हुए थे तो इन दलों ने दुख प्रकट भी नहीं किया था। आज सुबह गुजरात के केवड़िया में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पास एकता दिवस परेड में श्री मोदी ने कहा कि अधिकारियों की परेड देखकर पुलवामा हमले की याद आ गई। प्रधानमंत्री ने कहा कि अब पड़ोसी देश की संसद में सच स्वीकार कर लिया गया है तो भारत के विपक्षी दलों का असली चेहरा राष्ट्र के सामने बेनकाब हो गया है। श्री मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से आतंकवाद के बढ़ते खतरे से निपटने के लिए एकजुट होने की अपील की। उन्होंने कहा कि दुनिया में शांति और समृद्धि के लिए विश्व समुदाय की एकता आवश्यक है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आतंकवाद से लड़ाई में हजारों मासूम लोगों की जान गई है। उन्होंने देश की शांति और समृद्धि तथा एक भारत श्रेष्ठ भारत का लक्ष्य हासिल करने के लिए लोगों से एक होने की अपील की। प्रधानमंत्री ने कहा कि सभी रुकावटें हटाए जाने के बाद जम्मू कश्मीर अब विकास के पथ पर आगे बढ़ा है। श्री मोदी ने कहा कि सरकार किसानों, मजदूरों, गरीबों और वंचित वर्गों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कार्य कर रही है। राष्ट्र रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने महामारी से लड़ाई में योगदान के लिए कोरोना योद्धाओं की प्रशंसा भी की। श्री मोदी ने कहा कि सुरक्षा बल देश की रक्षा के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री ने सरदार पटेल की 145वीं जयंती पर गुजरात के नर्मदा जिले में केवड़िया में विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर पुष्पांजलि अर्पित की। इस अवसर पर गुजरात के पुलिस बल, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, सीमा सुरक्षा पुलिस बल, भारत तिब्बत सीमा पुलिस, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल और राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड ने राष्ट्रीय एकता दिवस परेड में हिस्सा लिया। इस अवसर पर वायुसेना ने शानदार फ्लाई पास्ट किया। प्रधानमंत्री ने CRPF की महिला अधिकारियों की राइफल ड्रिल भी देखी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोक सेवा प्रोबेशनरों का आह्वान किया है कि वे लोगों के साथ खुद को जोड़ें और जवाबदेह बने। आरंभ 2020 के तहत स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से युवा अधिकारियों से बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि हमारी सरकार उत्तरदायी है और युवा अधिकारियों को स्वयं को आम लोगों के साथ जोड़ना चाहिए। प्रधानमंत्री ने देश की पहली सी प्लेन सेवा की शुरुआत की। ये सेवा केवड़िया में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को अहमदाबाद में साबरमती रिवर फ्रंट से जोड़ेगी। श्री मोदी ने इससे पहले केवड़िया में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के नजदीक वाटर एरोड्रोम का उद्घाटन किया और केवड़िया से अहमदाबाद में साबरमती रिवर फ्रंट तक सी प्लेन में पहली उड़ान भरी। राष्ट्र आज लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 145वीं जयंती मना रहा है। ये दिन देश भर में राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। सांप्रदायिक एकता की बात करते हुए सरदार पटेल ने कहा था कि सभी लोगों को मिलकर रहना चाहिए और देश को मजबूत बनाना चाहिए। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू, गृह मंत्री अमित शाह और दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने आज सुबह नई दिल्ली में पटेल चौक पर सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू ने फेसबुक पोस्ट पर नागरिकों से अनुरोध किया है कि सरदार पटेल के सपनों को पूरा करने के लिए मिलकर काम करें। उपराष्ट्रपति ने सरदार पटेल के योगदान को याद किया और लोगों, खासकर युवा पीढ़ी से आधुनिक भारत के निर्माण में सरदार पटेल के योगदान को याद करने को कहा।
श्री नायडू ने भारत की एकता में सरदार पटेल की महत्वपूर्ण उपलब्धियों की सराहना की। अखिल भारतीय लोक सेवाओं के निर्माण की चर्चा करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि ये सरदार पटेल का एक अन्य उत्कृष्ट योगदान है। उन्होंने कहा कि सरदार पटेल ने इन सेवाओं को भारत के मजबूत ढांचे के रूप में देखा था, जो देश की एकता और अखंडता की रक्षा करेगा। सरकार ने कहा है कि देश में कोविड-19 से ठीक होने की दर बेहतर होकर 91.34% हो गई है। पिछले 24 घंटों में 59,000 से अधिक कोविड मरीज स्वस्थ हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि अब तक इस संक्रमण से 74,32,000 से भी अधिक लोग ठीक हो चुके हैं। कुल संक्रमित लोगों में से केवल 7.16% ही चिकित्सा निगरानी में हैं। इस समय कुल 5,82,000 मरीजों का इलाज चल रहा है। पिछले 24 घंटों में 48,268 लोगों में संक्रमण की पुष्टि के बाद संक्रमित लोगों की संख्या 81,37,000 से अधिक हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि सरकार की टेस्ट, ट्रैक और ट्रीट नीति के प्रभावी कार्यान्वयन तथा इलाज की बेहतर व्यवस्था के कारण स्वस्थ होने की दर बढ़ी है और मृत्यु दर में कमी आई है। इस समय देश में मृत्यु दर 1.49% है, जो विश्व के अधिकांश देशों की तुलना में काफी कम है। पिछले 24 घंटों में 551 मरीजों की मृत्यु के साथ इस संक्रमण से अब तक 1,21,641 लोगों की मौत हो चुकी है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद अर्थात ICMR के अनुसार पिछले 24 घंटों में 11,64,000 से अधिक कोविड नमूनों की जांच की गई। अब तक 10,77,00,000 से अधिक नमूनों की जांच हो चुकी है। भारतीय प्रकाशकों के संघ FIP ने कोरोना महामारी को देखते हुए इस वर्ष दिल्ली पुस्तक मेले को वर्चुअल रूप से आयोजित किया है। प्रगति E के सहयोग से आयोजित 2 दिन का ये ऑनलाइन पुस्तक मेला कल खत्म हो जाएगा। आयोजकों ने बताया कि पुस्तक मेले को ऑनलाइन आयोजित करना चुनौतीपूर्ण काम था, लेकिन उन्होंने इस बात पर संतोष प्रकट किया कि इससे भविष्य में पुस्तकों की बिक्री के लिए नए रास्ते खुल गए हैं। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के प्रकाशन विभाग ने भी दिल्ली पुस्तक मेले के इस 26वें और अनूठे संस्करण के लिए अपने 3 वर्चुअल स्टॉल लगाए थे। प्रकाशन विभाग ने गांधीवादी साहित्य, कला, संस्कृति, बाल साहित्य और प्रधानमंत्री तथा राष्ट्रपति के भाषणों सहित 12 विस्तृत श्रेणियों में लगभग 120 प्रकाशन, प्रदर्शन और बिक्री के लिए रखे थे। और IPL क्रिकेट में आज 2 मैच होंगे। पहला मैच दिल्ली कैपिटल्स और मुंबई इंडियंस के बीच दोपहर 3:30 बजे दुबई में खेला जाएगा। दूसरा मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच शारजाह में शाम 7:30 बजे शुरू होगा। कल राजस्थान रॉयल्स ने किंग्स 11 पंजाब को 7 विकेट से हराया। पंजाब ने जीत के लिए 185 रन का लक्ष्य दिया था, जिसे रॉयल्स ने 15 गेंद शेष रहते ही हासिल कर लिया। भारत और मध्य एशियाई देशों के बीच विदेश मंत्री स्तर की दूसरी वार्ता इस सप्ताह के शुरुआती दिनों में संपन्न हुई। हम जानते हैं कि भारत और दक्षिण एशिया के 5 देशों के बीच ऐतिहासिक और पारंपरिक स्तर पर काफी गहरे संबंध हैं। दक्षिण एशिया के इन 5 देशों में कजाकिस्तान, किर्गिज गणराज्य, तजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान शामिल हैं। 1990 के दशक के शुरुआती दौर में इन 5 गणराज्यों के स्वतंत्र होने के बाद से ही इन देशों के साथ भारत के काफी घनिष्ठ राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक संबंध रहे हैं। भारत और मध्य एशिया के 5 देशों के विदेश मंत्रियों की ये वार्ता C5+1 फॉर्मेट पर आयोजित की गई। ये फॉर्मेट मध्य एशिया के 5 देशों के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के लिए एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म के तौर पर उभरकर सामने आया है। पहली भारत मध्य एशिया वार्ता को भारत और उज्बेकिस्तान ने वर्ष 2019 में संयुक्त रूप से समरकंद में आयोजित किया था। इस श्रृंखला में दूसरी वार्ता को इस साल अप्रैल में आयोजित किया जाना था, लेकिन कोरोना महामारी के चलते ये वार्ता उस समय नहीं हो पाई। अब इस वार्ता को इस सप्ताह के शुरू में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आयोजित किया गया। इसकी मेजबानी भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर ने की। वार्ता में कजाकिस्तान, तजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान के विदेश मंत्रियों ने भाग लिया। किर्गिस्तान का प्रतिनिधित्व वहां के पहले उप विदेश मंत्री ने किया। गौरतलब है कि किर्गिस्तान में हाल ही में सत्ता परिवर्तन हुआ है। पिछले साल की तरह इस बार भी अफगानिस्तान ने विशिष्ट अतिथि के तौर पर वार्ता में भाग लिया। अफगानिस्तान की तरफ से वहां के कार्यवाहक विदेश मंत्री वार्ता में शामिल हुए।
वार्ता संपन्न होने के बाद सभी नेताओं की ओर से एक संयुक्त बयान जारी किया गया। अर्थव्यवस्था और समाज पर पड़ने वाले कोरोना महामारी के गहरे प्रभाव और इसके प्रसार को नियंत्रित करना बैठक का मुख्य एजेंडा रहा। मंत्रियों ने इस बात पर जोर दिया कि कोरोना महामारी के खिलाफ जंग में भारत और मध्य एशियाई देशों को स्वच्छता और महामारी से जुड़ी विभिन्न सेवाओं के बीच सहयोग को बढ़ाने की जरूरत है। गौरतलब है कि भारत ने महामारी और यातायात संबंधी चुनौतियों के बावजूद मध्य एशिया के कई देशों सहित 150 से अधिक देशों में दवा और ज़रूरी उपकरणों की सप्लाई की है। कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के विदेश मंत्रियों ने कोविड महामारी के खिलाफ जंग में भारत की तरफ से भेजी गई चिकित्सा सहायता की पुष्टि की। घनिष्ठता, मजबूत और सौहार्दपूर्ण राजनीतिक संबंध, आपसी सांस्कृतिक समझ और अपार संभावनाओं के बावजूद भारत और मध्य एशियाई देशों के बीच व्यापार और आर्थिक संबंध उम्मीद से काफ़ी कम रहे हैं। कोरोना महामारी की वजह से आर्थिक और व्यापारिक संबंधों पर और ज़्यादा बुरा असर पड़ा है। सड़क और समुद्र के रास्ते सीधा संपर्क न होना भी भारत और मध्य एशियाई देशों के बीच बड़ी बाधा रहा है। भारत ने कनेक्टिविटी और ऊर्जा सहित ज़रूरी विकासात्मक परियोजनाओं को पूरा करने के लिए इन देशों को $1 बिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण उपलब्ध कराया है। भारत ने 6 फरवरी 2020 को नई दिल्ली में भारत मध्य एशिया व्यापार परिषद की शुरुआत की। इस परिषद की परिकल्पना पहली भारत मध्य एशिया वार्ता के दौरान की गई थी। इस परिषद में भारत और मध्य एशिया के 5 देशों के व्यावसायिक संगठन शामिल हैं। व्यापार परिषद की स्थापना से भारत और मध्य एशिया में व्यापारिक लोगों के बीच व्यापार, निवेश, कराधान और अन्य विषयों से जुड़े नियमों के बारे में जागरूकता और समझ बढ़ने की उम्मीद है। ये परिषद विशेष रूप से लघु और मध्यम उद्यमों के आर्थिक हितों के लिए काफ़ी मददगार साबित हो सकता है। भारत पहले से ही ईरान के चाबहार बंदरगाह को विकसित करने में निवेश कर रहा है। इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर का पूरी तरह से परिचालन दोनों पक्षों के बीच व्यापार को बढ़ावा देगा। भारत अशगाबाद समझौते में भी शामिल हो गया है। इसके अंतर्गत मध्य एशिया और पश्चिम एशिया के बीच एक व्यापार और पारगमन कॉरिडोर स्थापित किया जाना है। भारत जैसी बड़ी अर्थव्यवस्था का इस समझौते में शामिल होना इसे अधिक व्यावहारिक और मजबूत बनाता है। मध्य एशिया के मंत्रियों ने चाबहार बंदरगाह के आधुनिकीकरण में भारत के योगदान की सराहना की। उन्होंने उम्मीद जताई कि यह बंदरगाह मध्य एशियाई और दक्षिण एशियाई बाजारों के बीच व्यापार और परिवहन की एक महत्वपूर्ण कड़ी बन सकता है। विदेश मंत्रियों की इस वार्ता में आतंकवाद की कड़े शब्दों में निंदा की गई और इस बात पर बल दिया गया कि आतंकवादियों के ठिकानों, नेटवर्क, बुनियादी ढांचे और इनकी फंडिंग को हर हाल में नष्ट करना होगा। अफगानिस्तान के मुद्दे पर वार्ता में कहा गया कि इसका हल अफगान नेतृत्व, अफगान स्वामित्व और अफगान नियंत्रित शांति प्रक्रिया के सिद्धांत पर ही निकाला जाना चाहिए। विदेश मंत्रियों की इस वार्ता में सांस्कृतिक, शैक्षिक और पर्यटन के क्षेत्र में सहयोग के महत्व पर प्रकाश डालने के अलावा वीज़ा प्रक्रिया को आसान बनाने और पर्यटन के बुनियादी ढांचे में निवेश को बढ़ावा देने पर भी बल दिया गया। कनेक्टिविटी, बढ़ते व्यापारिक हित और लोगों के बीच मजबूत होते आपसी रिश्तों के स्तर पर भारत और मध्य एशिया के बीच संबंधों को और मजबूत करने की तैयारी है। देश भर से प्रकाशित आज के हिंदी समाचार पत्रों में विविध विषयों पर संपादकीय लिखे गए हैं। प्रमुख समाचारों ने मुख्य पृष्ठ पर स्थान पाया है। फ्रांस पर आतंकी हमला शीर्षक से दैनिक हिंदुस्तान का लिखना है कि फ्रांस में आतंकवाद का जो विभत्स चेहरा हमें इन दिनों देखने को मिल रहा है वो दुनिया की कई राजनीतिक स्थापनाओं पर तो उंगली उठाता ही है, साथ ही उन तरीकों पर भी प्रश्न चिन्ह लगाता है जो चरमपंथ से निपटने के लिए अपनाए जाते हैं। अभी कुछ ही समय पहले की बात है जब तक सीरिया और इराक के कुछ इलाकों में अल बगदादी और उसका संगठन ISIS काबिज था, तो ऐसा लगता था कि दुनिया ने आतंकवाद के खिलाफ कमर कस ली है।
ये सभी जानते थे कि ISIS जिस तरह का तंत्र चला रहा है वो ज्यादा दिन टिकने वाला नहीं है, और एक दिन वो ध्वस्त भी हो गया। उसके ध्वस्त होते ही ये मान लिया गया कि समस्या खत्म हो चुकी है। हालांकि वो सोच और वो मानसिकता जिसने ISIS को पैदा किया था और दुनिया भर के चरमपंथी सोच वाले लोगों को एक जगह जमा किया था, उसे खत्म करने के लिए कहीं कुछ नहीं किया गया। यही तरीका हमें अफगानिस्तान में भी दिखाई देता है। कभी अफगान तालिबान के खिलाफ दुनिया भर में कोड़े फटकारने वाला अमेरिका अब उसके साथ ही समझौते की कोशिशों में लगा हुआ है। चरमपंथी विचारधारा से लड़ना तो दूर, इस लड़ाई में जिन्होंने साथ दिया था उनके हितों की भी अनदेखी की जा रही है। इसलिए आज फ्रांस में जिस तरह से आतंकवादी घटनाएं दिख रही हैं उस पर क्षोभ तो व्यक्त किया जा सकता है, लेकिन आश्चर्य नहीं। कुछ एक चरमपंथी और आतंकवादी नेताओं और कार्यकर्ताओं को जरूर निशाना बनाया गया है, लेकिन कट्टरपंथी मानसिकता को जिस तरह से नजरअंदाज किया गया उसके चलते ऐसे खतरे बने हुए थे। फ्रांस को लेकर पूरी दुनिया में पिछले 2 सप्ताह से जो हो रहा है उसमें कई देशों की सरकारें भी परोक्ष रूप से कट्टरता के साथ खड़ी दिखाई दी हैं, जो ये भी बताता है कि कट्टरपंथ का दबाव दुनिया में हर जगह बढ़ रहा है। फ्रांस में कट्टरपंथ को रोकने की बातें तो बहुत हुई, लेकिन प्रतीकात्मक पाबंदियों को लगाने के अलावा कुछ नहीं हुआ। उल्टे स्कार्फ पहनने पर रोक जैसे कदमों से बहुत सी महिलाओं के लिए मुख्य धारा में शामिल होने के अवसर खत्म कर दिए गए। किसी भी तरह की कट्टरता के खिलाफ लड़ाई जटिल होती है, जो लंबे धैर्य की मांग भी करती है, लेकिन न ये कहीं लड़ाई दिखती है और न ही उसे खत्म करने का धैर्य। कट्टरता तो कम नहीं हो रही, लेकिन एक खतरनाक अधीरता जरूर दिखाई देती है जो हालात को बिगाड़ने का काम करती है। कट्टरता तो कम नहीं हो रही, लेकिन ये अधीरता आग में घी जरूर डाल रही है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने कहा है कि उनका देश आतंक के आगे झुकेगा नहीं, उसे झुकना भी नहीं चाहिए। भारत समेत दुनिया के तमाम देशों ने इस लड़ाई में फ्रांस का समर्थन किया है और ये संदेश दिया है कि वे उसके साथ खड़े हैं। भारत किसी भी देश में आतंकवाद के खिलाफ हमेशा से ही खड़ा रहा है, क्योंकि वो भी आतंकवाद का दंश झेलता आया है। इसलिए यहाँ ये सवाल भी पूछा जाना चाहिए कि जब कभी अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत में सक्रिय आतंकी गुटों पर पाबंदी का सवाल आता है तो पश्चिम के देश किस हद तक हमारे साथ खड़े होते हैं। अगर इस रवैये को खत्म किया जा सके तो दुनिया आतंक के खिलाफ लड़ाई अच्छी तरह से लड़ पाएगी। जनसत्ता का अपने संपादकीय शीर्षक बेनकाब पाक में कहना है कि पाकिस्तान ने अंततः इस हकीकत को स्वीकार कर ही लिया कि पिछले साल फरवरी में पुलवामा कांड उसी ने कराया था। इमरान खान सरकार के मंत्री फवाद चौधरी की इस सनसनीखेज स्वीकारोक्ति ने पाकिस्तान को एक बार फिर बेनकाब कर डाला। महत्वपूर्ण तो ये है कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री चौधरी ने कहीं चलते फिरते किसी हल्के फुल्के अंदाज में नहीं कही, बल्कि संसद में चर्चा के दौरान विपक्ष को बताया कि पुलवामा में आत्मघाती हमला इमरान सरकार की सबसे बड़ी कामयाबी रही। पाकिस्तानी मंत्री का बयान ही इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि भारत में अशांति और अस्थिरता फैलाने के पीछे पाकिस्तान ही है। हालांकि ये कोई छिपी बात नहीं रह गई है और वर्षों से दुनिया देख रही है कि कैसे पाकिस्तान भारत को अपने निशाने पर लिए हुए है, चाहे संसद पर हमले की घटना हो या मुंबई का आतंकी हमला या फिर पठानकोट और उड़ी में वायुसेना के ठिकानों पर आतंकी हमले। ये सारे हमले पाकिस्तान ने करवाए हैं। भारत ने हर हमले के विस्तृत सबूत पाकिस्तान को दिए और गुनहगारों को सौंपने की मांग की, लेकिन पाकिस्तान हमेशा भारत के आरोपों और सबूतों को नकारता रहा है। लेकिन अब तो इमरान खान के मंत्री खुद ही बता रहे हैं कि उनकी सरकार की उपलब्धियां क्या हैं। हाल में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के एक सांसद अयाज सादिक ने ये रहस्योद्घाटन किया कि विंग कमांडर अभिनंदन की रिहाई को लेकर सेना प्रमुख से लेकर विदेश मंत्री तक किस कदर घबराए हुए थे। इसमें कोई संदेह नहीं कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान की सरकार और राजनीतिक दलों के भीतर से ऐसी ही और आवाजें सुनने को मिले और सरकार के नुमाइंदे ही अपनी सेना, खुफिया एजेंसी ISI और सरकार को बेनकाब करते रहें। भारत 3 दशकों से भी ज्यादा समय से सीमा पार आतंकवाद की मार झेल रहा है। पाकिस्तान ने पहले पंजाब में खालिस्तानी आंदोलन को हवा दी और आतंकवाद फैलाया और उसके बाद कश्मीर को निशाना बनाया। ये तो हकीकत है कि आतंकवाद पाकिस्तान की सरकारी नीति है, इसलिए उसका करीबी मददगार अमेरिका तक उसे आतंकवाद का गढ़ कहता रहा है। ये था ऑल इंडिया रेडियो के विदेश प्रसारण प्रभाग की हिंदी सेवा का YouTube कार्यक्रम। ESD न्यूज मैगजीन का अगला अंक लेकर हम फिर हाजिर होंगे। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।